नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। भारत में काम करना है तो भारत के नियमों और कानूनों को मानना ही होगा। यह सब पर लागू होता है। आज भारत में यह बात बिना लाग लपेट के ब्रिटेन को बता दी। दरअसल G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए भारत आए ब्रिटेन के विदेश मंत्री जेम्स क्लेवर्ली ने आज भारत के विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से द्विपक्षीय मुलाकात में बीबीसी पर हुई आयकर विभाग की कार्रवाई का मुद्दा उठाया था। इस पर यह बात जयशंकर ने उन्हें स्पष्ट शब्दों में बता दी। बीबीसी पर आयकर विभाग के सर्वे का एक ऐसा मुद्दा है जिस पर पिछले कुछ दिनों से दोनों ही देशों में लगातार चर्चा की जा रही है। आयकर विभाग की इस कार्रवाई की भारत में विपक्षी दलों ने आलोचना की है और इसे अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला बताया है। उनका आरोप है कि सरकार बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है क्योंकि बीबीसी ने गुजरात दंगों पर डॉक्यूमेंट्री बनाई थी जिसे भारत में दिखाने से रोक दिया गया। आइए समझते हैं कि यह पूरा मुद्दा आखिर है क्या और आज इसमें क्या क्या हुआ है। तो यह बीबीसी पर भारत की ओर से दो टूक कह दिया गया है ब्रिटेन को। आज का यह एक बड़ा घटनाक्रम है और विदेश मंत्री जयशंकर की ब्रिटेन के विदेश मंत्री से मुलाकात हुई थी जिसमें कि दो टूक शब्दों में भारत की राय बीबीसी के मुद्दे पर उन्हें बता दी गई। यह कह दिया गया कि भारत में काम कर रही सभी संस्थाओं के लिए भारतीय कानून का पालन करना जरूरी है। भारत के संबंधित नियमों तथा कानूनों के हिसाब से ही काम करें जितनी संस्थाएं बाहरी यहां पर काम कर रही हैं। और आपको बताएं कि जयशंकर इससे पहले भी बीबीसी को आड़े हाथों ले चुके हैं। उन्होंने नाम लिए बिना पूछा था कि क्या यह दूसरे तरह की राजनीति तो नहीं की जा रही है। और फिर उन्होंने यह भी कहा था कि भारत में तो अभी चुनाव का माहौल नहीं बना है लेकिन लंदन और न्यूयॉर्क में भारत के चुनाव का माहौल बनना शुरू हो गया है। और आपको बताएं कि पिछले महीने आयकर विभाग ने बीबीसी के दफ्तरों का सर्वे किया था। इसे छापा नहीं बोलते आयकर विभाग वाले, इसको सर्वे बोलते हैं। और मुंबई और दिल्ली में जो बीबीसी के दफ्तर हैं इन पर 3 दिनों तक सर्वे किया गया था। यहाँ के जो वरिष्ठ कर्मचारी थे उनको सवालों का जवाब देने के लिए रात में रुकना भी पड़ा था। और आयकर विभाग ने सर्वे के बाद जो अपनी प्रेस रिलीज जारी की थी उसमें कई सबूत मिलने का दावा आयकर विभाग की ओर से किया गया था। यह कहा गया था कि कई ट्रांजैक्शन ऐसे हुए जिसमें भारत में कर नहीं चुकाया गया। यह भी कहा कि कई मामलों में भारत में हुई कमाई की घोषणा नहीं की गई कर बचाने के लिए और कई दस्तावेजों में गड़बड़ी भी पाई गई है। और आयकर विभाग की यह कार्रवाई आपको बता दें कि अगर आप सीक्वेंस देखें तो यह कार्रवाई बीबीसी की जो डॉक्यूमेंट्री आई थी उसके बाद की गई थी। ये जो डॉक्यूमेंट्री थी ये 2002 के दंगों पर बनी हुई बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री है और भारत में इस डॉक्यूमेंट्री पर रोक भी लगा दी गई थी और इस पर कहा गया था कि इसमें कई तथ्य जो है वो छुपा दिए गए या उनको नहीं बताया गया। बाद में यह मामला ब्रिटेन में भी उठा और वहां की संसद में भी मामला उठा था। ब्रिटिश सरकार ने बीबीसी का वहां पर संसद में बचाव किया था। उन्होंने ये भी कहा था कि हम बीबीसी की संपादकीय स्वतंत्रता के पक्ष में हैं। यह ब्रिटिश सरकार की ओर से कहा गया और उन्होंने ये भी कहा था कि बीबीसी वहां पर ब्रिटिश सरकार की आलोचना के लिए स्वतंत्र है और वो करता रहता है, पक्ष की भी करता है विपक्ष की भी करता है। यह ब्रिटिश सरकार की ओर से कहा गया था। इस बीच एक बड़ा मुद्दा फिर से आज आया है। बीबीसी का मुद्दा ठंडा भी नहीं पड़ा था कि भारत का थिंक टैंक है सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च यानी सीपीआर, इसका मुद्दा भी अब गर्मा गया है। इसमें क्या हुआ है, सीपीआर का विदेशी अंशदान विनियमन कानून यानी एफसीआरए के तहत लाइसेंस आज सस्पेंड कर दिया गया है। सोमवार को किया गया, जानकारी आज दी गई है। इसमें अब सारे जो लेन देन हैं उनके विदेशी उनकी गहन छानबीन की जाएगी ये कहा गया है। और अब सीपीआर जो है वो 6 महीने तक विदेशी चंदा नहीं ले सकेगा, इसमें यही प्रावधान है कानून के तहत। और आपको बताएं कि सितंबर में आयकर विभाग ने सीपीआर का सर्वे किया था, ठीक वैसे ही जैसे कि बीबीसी का भी हुआ है। और उसके साथ साथ एनजीओ है ऑक्सफैम और मीडिया फाउंडेशन, उनका भी सर्वे किया गया था। दिसंबर 2021 में ऑक्सफैम के विदेशी चंदा लेने पर रोक लगा दी गई थी। अब इस घटनाक्रम के बाद सीपीआर ने कहा कि उसे उम्मीद है कि मामला सुलझा लिया जाएगा। और सीपीआर है क्या, एक नजर इस पर भी डाल लेते हैं। ये थिंक टैंक है जिसकी स्थापना 1973 में भारत में की गई थी। इसका जो काम है ये है 21वीं सदी में भारत के सामने क्या चुनौतियां हैं उन पर यह शोध करता है। और जेएनयू से जुड़ी रही हैं मीनाक्षी गोपीनाथ, वो इसकी अध्यक्ष हैं। तो ये सारे मामले आप अगर चाहें तो इनको जोड़कर भी देख सकते हैं, लेकिन सारे मामलों के पीछे यही आता है कि आखिर मंशा क्या है और जो आरोप सरकार के ऊपर लगाए जाते हैं उनमें आखिर कितनी सच्चाई है, कितना दम है। हमारे साथ चर्चा करने के लिए योगेश गुप्ता जी हैं, पूर्व राजदूत,
राजीव डोगरा जी हैं, पूर्व राजदूत, और साथ ही शिवकांत शर्मा जी हैं, लंदन से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व संपादक बीबीसी हिंदी के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। राजीव डोगरा जी के पास जाना चाहूंगा। डोगरा साहब, आपसे यही प्रश्न, आप किस तरह से देखते हैं कि ब्रिटेन के विदेश मंत्री यहाँ आते हैं, भारतीय विदेश मंत्री के साथ अपनी बैठक में बीबीसी का जो मसला है उसको उठाते हैं? देखिए, पहला सवाल तो ये है कि जब इनकम टैक्स बीबीसी के दफ्तर गई, उसके बाद ब्रिटेन की तरफ से क्या प्रतिक्रिया हुई। एक उनके मिनिस्टर ऑफ स्टेट ने जरूर पार्लियामेंट में बोला कि हम बीबीसी के साथ हैं और ये वो, पर इम्पोर्टेंट बात ये है कि कोई भी ब्रिटेन की स्टेटमेंट, ऑफिशियल स्टेटमेंट, ना बीबीसी की स्टेटमेंट ऐसी है जो डिनाई करती है कि जो इनकम टैक्स कह रही है और हिंट दे रही है कि गलत तरीके से उनका बिजनेस ऑपरेशन यहाँ हुआ, उसके ऊपर कोई वो टिप्पणी नहीं की, कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं की। तो इसका मतलब दाल में कुछ काला है। और दूसरा ये है जो इम्पोर्टेंट आपके व्यूअर्स के लिए है कि टैक्स का जो कंसेशन होता है, जो टैक्स माफी जो होती है या टैक्स नहीं लगाया जाता, वो सिर्फ राजनीतिक डिप्लोमेटिक मिशंस के लिए होता है दुनिया भर में, सिर्फ भारत में नहीं, दुनिया भर में। वो इसलिए होता है कि जो डिप्लोमेटिक मिशन है किसी और देश में, वो आपकी टेरिटरी में नहीं है, वो एक इंडिपेंडेंट चीज है, तो इसलिए उसके ऊपर लोकल कानून नहीं लगाया जा सकता। पर बीबीसी डिप्लोमेटिक मिशन नहीं है। बीबीसी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो अखबार की तरह है, जो खबरें छापती है। इसी तरह हमारे टाइम्स ऑफ इंडिया है, एएनआई है, हिंदू है, कई अखबार हैं जिनके दफ्तर हैं विदेशों लंदन में। कुछ टेलीविजन चैनल्स के भी, आपके भी, एनडीटीवी के भी दफ्तर हैं, वो टैक्स देते हैं। आप सबके जो दफ्तर हैं वो सरकारी नहीं अपने आप को घोषित करते। तो बीबीसी कैसे सरकारी घोषित करता है अगर वो यहाँ पे ऑपरेट कर रहा है जैसे एनडीटीवी कर रहा है या पीटीआई कर रहा है लंदन में। सो एक तो ये पैरेलल कुछ अजीब सा लगता है। उनको खुद ही चाहिए था इनकम टैक्स के जाने से पहले ही, सालों पहले कहना चाहिए था कि भाई हम गलत काम कर रहे हैं, अब जो हमारा रेवेन्यू आ रहा है उसके ऊपर टैक्स लगाइए। ठीक है। डोगरा साहब, हमारे साथ शिवकांत शर्मा जी भी हैं, पूर्व संपादक बीबीसी हिंदी के। शिवकांत जी, आप किस तरह से देखते हैं कि ब्रिटेन के विदेश मंत्री यहाँ आते हैं, भारत के विदेश मंत्री के साथ द्विपक्षीय बातचीत होती है जो कि G20 के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन के मौके पर हो रही है, और उसमें ये बीबीसी का मुद्दा उठाया जाता है कि बीबीसी के ऊपर इनकम टैक्स ने जो है सर्वे किए थे? देखिए अखिलेश जी, बीबीसी पर जो ये सर्वे हुआ है, इसकी बातचीत इनकम टैक्स खुद कहता है कि पिछले कई साल से चल रही थी। तो एक तो दाल में काला में जाने से पहले हमें एक मौलिक बात समझ लेनी चाहिए कि बीबीसी एक सार्वजनिक संस्था है। बीबीसी, एनडीटीवी, सीएनएन की उस तरह से तुलना नहीं की जा सकती क्योंकि बीबीसी मुनाफा नहीं कमाती है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि बीबीसी कोई एक बहुत बड़ी संस्था है। बीबीसी एक बीबीसी डोमेस्टिक है जो कि बड़ी बीबीसी की संस्था है जो कि ब्रिटेन में कामकाज करती है। एक बीबीसी विश्व सेवा है जिसको भारत के ज्यादातर सुनने वाले, देखने वाले बीबीसी के तौर पे जानते हैं। एक बीबीसी स्टूडियोज है जो बीबीसी का कमर्शियल आर्म है, जो बीबीसी के प्रोग्राम्स को बेचकर या दिखाकर, या दूसरे जो ऑर्गेनाइजेशन है जैसे डिस्कवरी है, जैसे नेटफ्लिक्स है, जैसे अमेजन है, तो उनके साथ मिलके कार्यक्रम बनाते हैं और वो मुनाफा भी कमाते हैं। लेकिन वो उस मुनाफे का जो लाभांश है वो दोबारा बीबीसी को दिया जाता है और फिर उससे प्रोग्राम बनते हैं। तो मुनाफा किसी की जेब में नहीं जाता। तो ये हो गया बीबीसी स्टूडियोज। और चौथी जो बीबीसी की संस्था है वो बीबीसी मीडिया एक्शन है, जिसको चैरिटी कहते हैं। इससे पहले इसका नाम बीबीसी ट्रस्ट था। उसका काम जागरूकता फैलाना है जो सार्वजनिक सरोकार के मुद्दे होते हैं उनके ऊपर, जैसे कि जेंडर डिफरेंस है, जैसे कि कुष्ठ रोग निवारण है। एक कैंपेन चलाई गई थी 2001 में जिसमें मैं भी शामिल था, और उसमें करीब करीब 2-4 करोड़ रुपए का मतलब लागत आई थी।
तो ये क्योंकि चैरिटी है तो ये तमाम दूसरी संस्थाओं से, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन से इसको फंड मिलता है। तो मुझे लगता है गलतफहमी जहां है वो केवल 2 संस्थाओं को लेके हो सकती है, बीबीसी और बीबीसी विश्व सेवा। इनका तो कोई लेन देन नहीं है, सीधा सीधा प्रोग्राम बनाना है। लेकिन श्रीकांत जी, जो आयकर विभाग का बयान आया था उसमें रेमिटेंसेस की बात की गई थी। ये कहा गया था कि जो रेमिटेंसेस हैं उनको शो नहीं किया गया और कई जगह जो है वो जानकारी छुपाई गई। मैं उसी पे आ रहा हूं। तो मुझे लगता क्या है कि जो बीबीसी स्टूडियोज है, जो कि इंडिपेंडेंटली प्रोग्राम बनाती है, जिसका बजट आजकल लगभग 16,000 करोड़ के आसपास है और मुनाफा लगभग जो है 350-400 करोड़ होता है, और वो मुनाफा दोबारा बीबीसी को दिया जाता है और वो प्रोग्राम उसमें लग जाता है। तो हो सकता है कि उनके लेन देन में, क्योंकि ये सारी संस्थाएं हैं तो बीबीसी जी, तो एक दूसरे को जब ये प्रोग्राम्स देती हैं, जब बीबीसी स्टूडियोज अपना मुनाफा जब बीबीसी मुख्य जो बीबीसी है उसको देती है, तो उसको लेकर के कोई गलतफहमी हो, या हो सकता है बीबीसी चैरिटीज में जो बाहर से, जैसे बिल गेट्स फाउंडेशन ने किसी कार्यक्रम के लिए, किसी जागरूकता अभियान के लिए अनुदान दिया, दान दिया, तो वो दिखाया जाएगा। अब वो जो है वो उससे जागरूकता अभियान चलेगा, उससे किसी को मुनाफा नहीं होगा, लेकिन क्योंकि वो बाहर से आ रहा है तो इनकम टैक्स की नजर में वो लगेगा। और शिवकांत जी, इसमें इसमें एक कूटनीतिक दृष्टि से देखें तो क्या दोनों देशों के रिश्तों पर इसका कोई असर पड़ सकता है? क्योंकि ये मुद्दा द्विपक्षीय बातचीत में उठाया गया, इस तरह से शीर्ष स्तर पर उठना क्या एक सामान्य बात है? देखिए, उसका मैं जवाब दूंगा, पर पहले जो आपके पत्रकार मित्र हैं लंदन में, वो तो नेचुरली सफाई देंगे बीबीसी की। माफी चाहता हूँ, समय की कमी है डोगरा साहब, अगर आप इसका जवाब दे पाएं, क्योंकि समय नहीं, पहले मैं उसका जवाब दूंगा जी। और जवाब ये है कि बीबीसी जो मर्जी करे, एक जेब से दूसरी जेब में पैसा डाले, वो उनका घरेलू मामला है। पर दिल्ली में जो कर रहा है उसमें जो तनख्वाह भी होती है एम्प्लॉइज की, उसके ऊपर भी टैक्स उसको देना पड़ता है, वो नहीं दे रहा है। और अगर नहीं दे रहा है, ये गलत बात। एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू के आते हैं तो उसको देने पड़ेंगे। मुझे लगता है ये एक ऐसा मसला जिस पर कि जांच चुकी चल रही है, इसलिए बहस को इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। लेकिन डोगरा साहब, सवाल आपसे यह था कि जो बात विपक्ष की ओर से कही जाती है कि चूंकि डॉक्यूमेंट्री बनाई बीबीसी ने इसलिए उसको निशाना बनाया गया, इसमें आप कहां तक सच्चाई देखते हैं? देखिए, आपने ही खुद पहले कहा था कि काफी सालों से ये इशू चल रहा था, तो डॉक्यूमेंट्री तो अभी बनी है, तो इसमें कोई तथ्य नहीं है। हाँ, डॉक्यूमेंट्री के ऊपर 2 सवाल हो सकते हैं, विपक्ष की तरफ से और गवर्नमेंट की तरफ से कुछ और उसका जवाब हो सकता है, उसके ऊपर मैं नहीं जाना चाहता। पर द फैक्ट जो आपने खुद बताया है कि इनकम टैक्स अथॉरिटीज ऑफ इंडिया ये तो काफी सालों से इस सवाल को उठा रही हैं। जी डोगरा साहब, माफी चाहता हूं, बस समय कम है। शिवकांत जी और डोगरा साहब, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से समझाने के लिए कि जो पूरा मामला है आखिर इसके तकनीकी पहलू क्या है और क्या कूटनीति पर भी इसका एक पहलू है जिस पर कि जांच होनी चाहिए, बात होनी चाहिए। बहरहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हॉट टॉपिक में वक्त एक ब्रेक का। कर्नाटक में आज से बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा शुरू हो गई है। आज चंपा राजनगर जिले के माले महादेश्वरा से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यात्रा को हरी झंडी दिखाई। कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बेलगावी के नंदागढ़ से दूसरी यात्रा को रवाना करेंगे। इसके बाद परसों यानी 3 मार्च को गृह मंत्री अमित शाह बीदर जिले के बासव कल्याण में तीसरे और चौथी यात्राओं को हरी झंडी दिखाएंगे। चारों दिशाओं में 4 रथों के जरिए 8000 किलोमीटर से ज्यादा की यह यात्रा होनी है। 31 जिलों और 224 विधानसभा क्षेत्रों से गुजरेगी। इस दौरान 80 से ज्यादा रैलियां और 150 रोड शो होंगे। केंद्र और राज्य के 50 से ज्यादा बड़े नेता इस संपर्क अभियान में जुड़ेंगे। 2 महीने बाद कर्नाटक में चुनाव होने हैं। बीजेपी की कोशिश है कर्नाटक में फिर से अपनी जीत की पताका फहराने की। विजय संकल्प यात्रा का समापन 25 तारीख को दावणगेरे में होगा, जहां पीएम मोदी एक बड़ी आम सभा को संबोधित करेंगे। आपको जानकर खुशी होगी कि हमारे एससी के रिजर्वेशन को 15
5% से बढ़ा करके 17% कर दिया गया। और उसी तरीके से हमारे एसटी भाइयों के लिए 3% से बढ़ा करके 7% तक कर दिया गया। एक विकास की एक नई कहानी लिखी जा रही है। मैं बार बार कहता हूं, गांव की तस्वीर कैसे बदले? हाउ विल द विलेज चेंज? विलेज विल चेंज बिकॉज ऑफ द पॉलिसीज ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ द पुअर। गांव गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, महिला, युवा, किसान, इनकी तस्वीर बदलने की आवश्यकता है, जो प्रधानमंत्री जी बदल रहे हैं। तो हॉट टॉपिक में इतना ही। नमस्कार।